नमस्कार, हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज 3 अहम विषयों पे हम बातचीत करने वाले हैं। नंबर 1, अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, यानी कि अब वो दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए नज़र नहीं आएँगे। साथ ही बात करेंगे टीम इंडिया के चयन की। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहाँ 15 अगस्त से वो पहला टेस्ट मैच गौल में खेलेंगे। और साथ ही तीसरा जो सबसे अहम बात है, वैभव सूर्यवंशी को जिस तरह से इस जून का वाइस कैप्टन बनाया गया, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई है। इन तीनों मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात चर्चा की शुरुआत अजिंक्य रहाणे के रिटायरमेंट से। एक ऐसा बल्लेबाज जिसको संकट मोचक कहा जाता था, विदेशी धरती पर उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार था। सबसे मेहनतकश बल्लेबाजों में से एक थे और बहुत करीब से एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ, जिन्होंने अजिंक्य रहाणे के करियर को बढ़ते हुए देखा, फलते-फूलते हुए देखा। हम बात कर रहे हैं पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सबा करीम की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सबा भाई, रिटायरमेंट्स की तो ऐसा लग रहा है झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। अब सडनली अजिंक्य रहाणे आते हैं और बहुत ही इमोशनल, आंखों में आंसू उनके आ गए बातचीत करते हुए सोशल मीडिया पे। एक इमोशनल विदाई हम सबने देखी एक ऐसे बल्लेबाज की जिसने ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाई, जिसने लॉर्ड्स में शतक लगाया। कैसे देखते हैं आप अजिंक्य रहाणे के करियर को? ना, अजिंक्य रहाणे के लिए सबसे पहले ढेर सारी बधाई एक शानदार करियर के लिए, राजीव। जी। मैंने उनको हमेशा एक सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग बैटर के रूप में देखा है, हार्ड वर्किंग क्रिकेटर के रूप में देखा है। वो पहला जी। टेस्ट मैच मुझे याद है जब उन्होंने डेब्यू किया था। उस समय मैं सिलेक्टर था भारतीय टीम का। उनका डेब्यू, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब वो हुँ। लास्ट टेस्ट मैच था उस श्रृंखला का। हम लोग श्रृंखला जीत चुके थे। पर वो टेस्ट मैच में अजिंक्य को मौका मिला था। हालांकि उन्होंने रन बनाया नहीं था, पर हमें विश्वास है क्योंकि वो विकेट बहुत ही ट्रिकी था, बहुत ज्यादा बॉल टर्न कर रही थी। पर जो जो जब जब मैंने उनकी मेहनत को देखा है और जैसे जैसे उनके प्रोग्रेस को देखा है, हम लोग सभी को विश्वास था कि आने वाले समय में एक तरह के स्तंभ ये मध्य क्रम के जरूर साबित होंगे। और मुझे खुशी हुँ। इस बात की हो रही है कि अजिंक्य रहाणे का ट्रैक रिकॉर्ड, खास करके एशियाई सब कॉन्टिनेंट के बाहर, बहुत ही शानदार रहा है। कई उन्होंने मैच जी। विनिंग पारियां खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, इंग्लैंड में है। जहां पर बड़े बड़े बैटर स्ट्रगल करते हैं, वहां पर अजिंक्य रहाणे ने रन बनाए हैं। उनकी तकनीक बहुत ही सिंपल रही है, तेज बॉलर्स के विरुद्ध भी और स्पिनर्स के विरुद्ध भी। उस समय जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी की लाइनअप थी, एकमात्र ऐसा बैटर था जो हमेशा कोशिश करता था कि बॉल के लाइन में उनका बैट आए, पैड नहीं। हुँ। तो उनका फर्स्ट जो इम्पैक्ट रहता था हमेशा, वो बल्ला होता था, पैड एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हुआ करता था। और उन्होंने ढेर सारे रन भी बनाए भारतीय टीम के लिए, 85 टेस्ट मैचेस खेले हैं, कप्तानी की है। मेरे ख्याल में भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कठिन श्रृंखला वो ऑस्ट्रेलिया वाली थी, जहां पर भारतीय जी। टीम सिर्फ 36 रन, जहां तक मुझे याद आ रहा है राजीव, वहां पे ऑल आउट हाँ, होने के 36 बाद में ऑल आउट जी। मेलबर्न में जो उन्होंने वापसी की थी, वहां पर वो एक स्टैंड इन कप्तान बने थे। विराट कोहली उस समय वापस आ गए थे, और वहां से जो उन्होंने अपनी टीम को रिजुविनेट किया है, वो काबिले तारीफ है। सभा और भाई, जब क्या जब और क्या जब फैब जब फोर का भारतीय अंत हम कहेंगे भारतीय इसको? क्रिकेट का, क्या बताइए राजीव। एक एक मेरे भी ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि एक समय जब सचिन, सौरव, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ गए, तो हमने कहा एक फैब फोर, इंडिया का फैब फोर चला गया। अब अजिंक्य रहाणे के जाने के साथ ही क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे हम्म का जाना हम्म मॉडर्न हम्म। फैब फोर का अंत मान रहे हैं? हाँ, अब तो वो खत्म हो गया है राजीव। अब टेस्ट जी। मैचेस में अब ये चेहरे हमें फिर से नजर नहीं आएंगे। और इन चारों क्रिकेटर्स का जो आपने नाम लिया है, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से वो कठिन जो दौर था भारतीय टीम का, जहां पर ट्रांजिशन हो रहा था, सौरव गांगुली, सचिन, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, इन सब लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया था। वहां पर उस ट्रांजिशन को बहुत ही स्मूथ करने में इन चारों खिलाड़ियों का बहुत बड़ा काम रहा है। रोहित शर्मा जी। तो खैर बाद में उन्होंने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया, और खास करके ये तीन बैटर्स, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हुँ। ये जो तीन बैटर्स थे, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर, इन तीनों के शानदार प्रदर्शन, इन तीनों के शानदार तकनीक, इन तीनों का शानदार टेम्परमेंट को ध्यान में रखकर ही, और विराट कोहली की कप्तानी में हमें एक नया दौर देखने को मिला था। जी। जब भारतीय टीम जब जब बाहर जा रही थी खेलने के लिए एशिया से, वहां पर भारत का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का था, कि आपके पास एक और एक्स्ट्रा बॉलर हुआ करता था मैच जीतने के लिए, 20 विकेट हुँ, लेने हुँ। के लिए।
क्योंकि विराट को इतना ज्यादा भरोसा था इन 3 बैटर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग हम्म। हिमसेल्फ। तो मुझे लगता है कि बहुत ही वो ट्रांजिशन फेज भी था, और हम्म। एक ऐसा दौर था जहां पर भारतीय टीम ने जो भी सक्सेस अचीव किया, उनमें इन तीनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, उसमें से अजिंक्य रहाणे का भी। समा भाई, एक और क्रिकेटर जिसने सोशल मीडिया से रिटायरमेंट लिया, ये एक प्रथा हम्म। सी बनती जा रही है। आपको लग रहा है थोड़ा सा बीसीसीआई लीनियंट हो? ऐसा नहीं, अजिंक्य रहाणे ने बताया नहीं होगा बीसीसीआई को या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को। ये भी तो हो सकता है कि अगली सीरीज जो भी हो रही है वहां पे हम अपने जो नायाब क्रिकेटर्स हैं उनको बुलाएं, और एक जो इमोशंस अजिंक्य रहाणे के बाहर आए, वो इमोशंस हम सब के अंदर भी थे। हम सब ने उनके करियर को देखा है। हम सब ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने देश के लिए किया, वो मैदान से जाएं। ये परंपरा कब टूटेगी? महेंद्र सिंह धोनी ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि एक भी क्रिकेटर ग्राउंड से रिटायर नहीं हो पा रहा है। अब राजीव, इसमें 2 मुद्दे हैं जो आपने जी। बात कही। एक तो कई ऐसे बैट प्लेयर्स होते हैं जो पहले घोषणा कर देते हैं कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। ये श्रृंखला, वो एक्टिव क्रिकेटर्स होते हैं जो भारत के लिए हम्म। खेलते आ रहे हैं। अगर वो पहले से इन्फॉर्म कर दे तो फिर वो बीसीसीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको एक फेयरवेल मैच दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वो अलग बात है। हम्म। अब ऐसे मामले में जब आप एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं भारत के लिए, फिर जब आपने घोषणा की रिटायरमेंट के लिए, वो एक अलग वो एक अलग मुद्दा सा हो जाता है। अब हम्म। फिर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक शानदार फंक्शन होना चाहिए, जहां पर ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने 50-60 टेस्ट मैचेस से ज्यादा खेला है, उनको आप एक साथ बुलाएं और सबको आप फेयरवेल दें, जो कई क्रिकेटर्स के साथ हो चुका है। मुझे याद है कि हम्म। राहुल द्रविड़ के साथ हुआ है, बीवीएस के साथ हुआ है, सौरव के साथ हुआ है, अनिल कुंबले के साथ हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जहां पर जो करंट प्लेयर्स हैं वो भी मौजूद रहें, जिस टीम के साथ हम्म। मैच हो रहा है उनके भी प्लेयर्स रहें, जर्नलिस्ट को बुलाया जाए, तमाम बीसीसीआई के ऑफिस बेरर्स हैं वो वहां पे रहें। तो प्लेयर्स को भी, जो प्लेयर रिटायरमेंट ले ले चुका है, उसको भी ऐसा लगे कि जितना समय उसने भारतीय टीम के में गुजारा है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका इस तरह से उसको उसको उसका कदर किया जा रहा है और उसको रिस्पेक्ट हम्म। दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये पहल जरूर बीसीसीआई कर सकता है। चलिए सभा भाई, अब थोड़ी बात सिलेक्शन पे भी कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय टीम को हम्म। श्रीलंका में बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज खेलनी है और दोनों मैच जीतने हैं अगर उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बने रहना है। टीम पर बात करें उससे पहले एक बड़ा झटका भी भारतीय टीम को लगा सभा भाई। रियान डिस्कोटे और फील्डिंग कोच टी दिलीप को हटाया गया, इस्तीफा दिया गया। रिसेंटली सिनेरियो यही कह रहे हैं कि टीम के प्रदर्शन से बीसीसीआई बहुत ज्यादा खुश नहीं था, खासतौर से फील्डिंग में जिस तरह से लैप्सेस हमने पिछले कुछ सीरीज में देखे हैं। कैसे आप देखते हैं इस सीरीज से पहले सपोर्ट स्टाफ का इस तरह से हटाया जाना? अब बीसीसीआई से जो खबर आ रही है, जो मैंने जो पढ़ा है, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि इनका टेन्योर खत्म हो गया था और हम्म। इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कराया गया। कॉन्ट्रैक्ट इनका खत्म हो रहा था, उसको रिन्यू नहीं कराया गया है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, कौन आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर मुझे हमेशा से ये ताज्जुब होता है राजीव, कि जब टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा होता है, जब टीम खराब खेल हो रही होती है, हम्म। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमेशा जो गाज गिरती है वो असिस्टेंट कोच, या फिर बैटिंग कोच, या फिर फील्डिंग कोच, या फिर बॉलिंग कोच के ऊपर आता है। ऐसा हम्म। कभी भी नहीं हुआ है कि जो टीम के हेड कोच है उनके ऊपर गाज गिरी हो, हम्म। चाहे वो गौतम गंभीर हो या फिर कोई और हेड कोच इसके पहले ना हो। कई बार ये मुझे लगता है एक तरह की परंपरा हो गई है बीसीसीआई में, टीम मैनेजमेंट हम्म। में, कि जब भी टीम खराब खेलती है और दबाव बढ़ता है टीम के ऊपर, तो सबसे पहला जो स्केपगोट होता है, या वो कोई असिस्टेंट कोच ही होता है, या फिर बॉलिंग कोच होता है, या बैटिंग कोच हम्म। होता है। ये मुझे समझ में नहीं आती है बात। अगर आप फुटबॉल में देख लें, कोई टीम अच्छा नहीं कर रही होती, चाहे वो वर्ल्ड कप की टीम हो, कंट्री की टीम हो, या क्लब की टीम हो, जब सबसे पहले जो जो किसी को हटाया जाता है, वो कोच को हटाया जाता है, जो हेड कोच जी। होता है उसको हटाया जाता है। उसके बाद नीचे वालों को रखना है नहीं रखना, ये अलग बात है। यहाँ पर हेड कोच बना रहता है, उसके जो हम्म। नीचे वाले हैं वो सब के सब चेंज होते रहते हैं। ये किस तरह का सिस्टम हम लोगों ने लागू किया है? टीम, जब जब टीम जीतती है, तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान और कोच के ऊपर होनी चाहिए। जब टीम जी। हारती है, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच और कप्तान के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ तो कई बार ये भी हुआ है कि कप्तान चेंज हो जाता है, पर जो हेड कोच है वो बना रहता है। हाँ, तो जी। मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आई, और मैं इसके इसकी सख्त खिलाफत में हूँ। ये तो आपको लग अगर रहा है अगर इससे जो अगर आप इनसिक्योर हेड माहौल है कोच और हैं बढ़ेगा? राजीव, नहीं राजीव, अगर आप हेड कोच हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने सारे बिल्कुल। कोचेस आपके एग्रीड। अंडर काम कर रहे हैं वो ठीक तरह से काम करें।
और अगर आप उनसे हम्म। ठीक तरह से काम नहीं करवा रहे हैं तो फिर आप में कहीं आपके आपके काम में या फिर आपके फंक्शनिंग में आपकी डिसीजन दिक्कत है। मेकिंग में, जी। आपके ऑपरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये हेड कोच को सामने आकर एक्सेप्ट करना होगा कि टीम हारी है, इसमें मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। यहाँ पे हेड कोच हमेशा रहता है, नीचे वाले सब बदल जाते हैं, और इससे परेशानी होती है, इससे इनसिक्योरिटी बढ़ती है टीम में। ये पहले भी हो जी। चुका है और ये अभी भी हो रहा है। नहीं तो ये आप सभा भाई इस बात से सहमत है? इंग्लैंड में जैसे ही दौरा खत्म हुआ, ये कहा गया कि अब जो पहले वाला सपोर्ट स्टाफ है उसको आराम देके वीवीएस लक्ष्मण के सपोर्ट स्टाफ को लाया जाएगा। उससे पहले 2 महीने को ऑलरेडी आराम कर चुकी थी गौतम गंभीर और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है। तो मतलब सिर्फ 1 महीने के आराम में आप वीवीएस लक्ष्मण आते हैं, टीम का माहौल सब कुछ ठीक हो जाता है, टीम जीत जाती है और सडनली आप वीवीएस लक्ष्मण हट जाएंगे। अगर इतना ज्यादा बोझ है तो क्यों नहीं स्प्लिट कोचिंग कर दी जाती है? इसके बारे में तो मैंने कई साल से बात की है कि स्प्लिट जी। कोचिंग का वक्त आ रहा है, पर मुझे लगता नहीं है कि टीम मैनेजमेंट या फिर प्लेयर्स इसके हक में हैं। इसीलिए हम सिर्फ एक ही टीम मैनेजमेंट के अंडर, कोचिंग स्टाफ के अंडर व्हाइट बॉल भी खेलते हैं और रेड बॉल भी खेलते आ रहे हैं। हम्म। अब मुझे तो अभी भी लगता है कि जितनी ज्यादा क्रिकेट भारतीय टीम खेलती है और कोई टीम खेलती नहीं है। और हम्म। इस वजह से ही अगर स्प्लिट कोचिंग हो व्हाइट बॉल और रेड बॉल में, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि दोनों की डिमांड बहुत अलग है। हम्म। और तो इसलिए इसीलिए चूंकि डिमांड्स अलग हैं, तैयारी अलग है, विजन अलग है, तो उसमें अगर अगर ये स्प्लिट कोचिंग का सिस्टम लागू किया जाए तो उससे सहूलियत होगी। कम से कम हम ट्राई कर सकते हैं, हम्म। हम ये देखने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं आपके लिए। क्योंकि हमेशा एक फ्रेश सेट ऑफ जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो नए आइडियाज के साथ टीम जी। को आगे लेकर जाता है, और नई आइडियाज के साथ वो टीम में आता है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने आपने ट्राई कर भी दिया, अगर काम नहीं किया, तो फिर आप वापस चले जाइए एक ही कोच को हम्म। लेकर। दोनों व्हाइट बॉल और रेड बॉल में इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सभा में ट्राई करना नहीं चाहती ना, वो चाहे टीम मैनेजमेंट हो चाहे सिलेक्शन कमेटी हो। 2 साल पहले से जो बैटिंग का सेटअप हम टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं, सेम वही बैटिंग सेटअप जा रहा है। यानी कि एक अच्छा स्पिनर फिर आएगा, फिर आपको खोल के रख देगा। मैं भी देख रहा था, प्रमोद जयसूर्या को देख रहा था, रंजीत वहां पे है, और एक तीसरा और स्पिनर है जो उनके कैप्टन है। इन इन सभी को, अगर हम धनंजय डिसिल्वा की बात कर रहा हूँ, ये तो तैयार बैठे होंगे वीडियोस देख के आपके, वही के राहुल, वही शुभमन गिल, वही बैटिंग के सेटअप में क्या कोई नया बैट्समैन नहीं डाल सकते थे हम, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स में अच्छा खेल रहा हो, चाहे वो रजत पाटीदार हो चाहे सरफराज हो? इन सबको हम बार बार इग्नोर क्यों करते हैं? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। अब राजीव, मुझे लगता है कि अभी भी टीम मैनेजमेंट उन्हीं प्लेयर्स को बैक कर रही है, पर मुझे अच्छी बात ये लग रही है राजीव, इस वक्त अभी वक्त मिला है भारतीय टीम को हम्म। तैयारी करने का, टेस्ट मैचेस में तैयारी करने को। इसी के बारे में शुभमन गिल ने बार बार बात कही है कि अभी अब देखिए, वनडे क्रिकेट खत्म हो गया था 20 जुलाई को। उसके बाद जी। आपको कम से कम 25 दिन करीब मिलेंगे तैयारी करने के लिए। अब आप तैयारी किस तरह से करते हैं? आप जिस तरह के कंडीशंस आपको श्रीलंका में मिलेंगे स्पिन फ्रेंडली, हमें उस तरह की तैयारी करनी चाहिए। आई एम श्योर कि उस तरह की तैयारी हो रही होगी इस समय। अब जो टीम मैनेजमेंट ने मांगा है उतना ब्रेक आपको मिल गया है, तो मुझे लगता है कि ये हम्म। एक और मौका है भारतीय बैटर्स के पास कि वहां जाकर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में अपने आप को ढालें और वहां पर रन बनाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको फिर एक एक अलग सेट ऑफ प्लेयर्स के बारे में सोचना होगा जो स्पिनिंग विकेट्स पे अच्छी तरह से बैटिंग कर लें। मेरे तो ख्याल ये में अभी जो उन्होंने टीम चुनी है उसमें मुझे जी। उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है राजीव। मुझे ये लगता है देखिए, कि ये टीम, ये जो बैटर्स हैं, उनके ऊपर आपको विश्वास दिखाना होगा, तो वो दिखाया है टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने। पर लेकिन अंत में सभा ये भाई क्या प्लेयर्स के ऊपर निर्भर करता है। क्या ये हम्म। आखिरी मौका माना जाए ये सेट ऑफ बैट्समैन के लिए? क्योंकि 2 साल हो गए हम जब से न्यूजीलैंड, फिर साउथ हम्म। अफ्रीका हम्म। और अब हम्म। श्रीलंका, तो या और इंग्लैंड के या 2 टेस्ट मैच अगर देख लें, क्या ये एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत करेगा अगर हम श्रीलंका नहीं जीते? हाँ, ये बात तो है राजीव, क्योंकि आपने जिन जिन बैटर्स को आप चाहते क्या है टेस्ट मैच में आप ऐसा बैटर्स चाहते हैं जो अलग हर एक कंडीशन में आपके लिए कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो स्पिन फ्रेंडली हम्म। हो या फिर सीमिंग कंडीशंस हो। जिन जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया इसके पहले, जो हमारे तीन चार जो दिग्गज जो रिटायर कर चुके हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यही थी कि वो हर एक कंडीशन में रन बनाते थे। तो आप हम्म। चाहते ये हैं कि अगर आप जब आप टीम को बिल्ड कर रहे हैं तो आपके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप हो जो हर एक कंडीशन में रन बनाए। तो आपको ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं चाहिए जो पाटा विकेट पे रन बनाए, सीमिंग कंडीशन में रन बनाए, पर स्पिन कंडीशन में रन ना बनाए। तो ये एक बहुत बड़ा होल पैदा कर देती है जो आप टीम को बिल्ड कर रहे हैं। तो
हाँ, तो मैं हम्म। आपके बात से सहमत हूँ कि ये मुझे लगता है कि आखिरी मौका होगा इन यंग बैटर्स के लिए प्रूफ करने का कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में भी जब आपको करीब 25 दिन अभ्यास करने का समय मिला है, तब आपकी तैयारी मुकम्मल रही है कि नहीं, वो आने वाले जो दो टेस्ट मैचेस हैं वो हमें दिखलाएंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेके सभा भाई कितना ओडीआई क्रिकेट में तो हम सब ने देखा है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी टीम। अब टेस्ट मैच में आ रहे हैं सब्जेक्ट टू फिटनेस की एक पर्ची लेके जसप्रीत बुमराह हर हर सीरीज में जाते हैं ऐसा लग रहा है, और वो पर्ची हम्म। कब दिखा देंगे हम्म। हमें पता नहीं होता है। कितना हम्म। बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं इस सीरीज में रवींद्र जडेजा की वापसी। मानव सुतार हमारे पास है, एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर साराश जाना है। एक एक अलग तरह तरीके का बॉलिंग अटैक दिखेगा अगर सपोज जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो। और गॉल ऐसी जगह आपको भी पता है वहां बॉल टर्न करता है। एक टेस्ट मैच में मुझे याद है जब रंगना हैरत ने हम्म। पूरी तरह से खोल दिया था इंडियन टीम को। 2014 टेस्ट में शायद आप भी थे वहां हम्म। पे तब। हम्म। तो कैसे आप हम्म। देखते हैं गॉल में जिस तरह की कंडीशंस हैं, हम दो तेज गेंदबाज से ज्यादा खिला नहीं सकते। क्या आइडियली आप क्या यहाँ पर चाहेंगे? सारांश जैन का डेब्यू आप देख रहे हैं, बहुत लेफ्ट हैंडर थे, मैं देख रहा था श्रीलंकन टीम में। उनका खेलना बनता है। मुझे बहुत खुशी है कि सारांश जेस हम्म। को पिक किया गया है, क्योंकि अब समय है कि आप एक जेन्युइन राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर के साथ मैदान में उतरे, जो टेस्ट मैचेस में आपको विकेट ला कर दे। मानस सुतार को हम लोगों ने देखा था, वो एक ऑर्थोडॉक्स जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है। उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं आपके लिए। पर सारांश जैन का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं हम्म। कि डोमिनेट करे होम कंडीशंस में, तो आपको ऐसे कम से कम 3 से 4 बॉलर्स चाहिए जो आपके लिए, जो एक विकेट टेकिंग बॉलर साबित हो और जो जेन्युइन स्पिन बॉलर हो। तो आपके पास मानव सुथार है, और आप एक और बॉलर को डेवलप कर रहे हैं। सारा जैन को इसके पहले भी श्रीलंका में जाने का मौका मिला था, वहां पर दूसरे टेस्ट हम्म। मैच में वो जो इमर्जिंग टेस्ट मैच हुआ था, वहां पर उन्होंने विकेट भी लिया, रन भी बनाया। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। आई होप कि उनको 11 में खेलने का मौका मिले। तो फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि रविंद्र जडेजा, सारा जैन और एक थर्ड स्पिनर के रूप में आप किसको खिलाएंगे। अब जहां तक कुलदीप मैं यादव है देख रहा इनके हूँ कि पास। हाँ, मानस सुथार को आपने खिलाया था क्योंकि रविंद्र जडेजा अवेलेबल नहीं थे। अब चूंकि हम्म। रविंद्र जडेजा अवेलेबल है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए। तो ये 3 स्पिनर्स अगर आपके लिए खेलेंगे, तो वो काफी अच्छा रहेगा भारत के लिए। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खास करके सारा जैन को इस लेवल पर गेंदबाजी करते हुए। रवींद्र जडेजा के लिए भी डू एंड डाई सीरीज देख रहे हैं सफा भाई? ऑलरेडी वो वनडे और T20 रिटायर कर चुके हैं। वनडे की स्कीम ऑफ थिंग में मुझे नहीं दिख रहे हैं कि उनको देख रही है टीम मैनेजमेंट। हाँ, कुछ ऐसा ही मुझे भी अब महसूस होने लगा है राजीव, कि अब धीरे धीरे करके रविंद्र जडेजा, अभी तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच उनको खेलने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनका प्रदर्शन काफी इम्प्रेसिव रहा है। पर अब नए प्लेयर्स को भी ढूंढना शुरू कर देते एज अ हैं बैटर रहा है सफा भाई, वाइट प्रॉब्लम यह है बॉल कि क्रिकेट बॉलिंग में का भी। ग्राफ गिरा है बहुत तेजी के साथ। हाँ, तो पर आप चाहते हैं कि एक शानदार ऑलराउंडर हो। रविंद्र जडेजा ने जी। हमेशा रन्स तो हम बनाए हैं अलग अलग कंडीशंस में भी। पर हाँ, बिल्कुल। बॉलिंग में थोड़ा आप और सुधार की जरूरत होगी रविंद्र जडेजा से। तो ये एक और टेस्ट रहेगा या फिर परीक्षा होगी रविंद्र जडेजा की, खास करके स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में को गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। जी। सभा भाई चलते चलते दो सवाल और है। एक तो जिस तरह से पिटाई हुई इंग्लैंड में, बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि शमी और भुवी को और रवि शास्त्री ने तो अपनी टीम में ही डाल दिया है वर्ल्ड कप स्क्वाड के। क्या आने वाले सीजन में आप भी देखना चाहेंगे एज अ क्रिकेटर कि शमी और भुवी रणजी ट्रॉफी में और विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी में कैसा करते हैं? राजीव, मुझे लगता है अब समय आ रहा है टू मूव ऑन। ओके ठीक। मैं मानता हूं कि मोहम्मद शमी की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है, भुवी की खास करके वाइट बॉल में, T20 में। पर अब मुझे लगता है कि अब सेलेक्टर्स इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि हम्म। हमारे पास बहुत शानदार प्लेयर्स अवेलेबल हैं, और उनको और ज्यादा मौका मिलेगा तो आप टीम को डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्टेड इनकी तरफ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम्म। आने 2027 की विश्व कप की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2028 की विश्व कप की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आगे आगे सोचना पड़ेगा, जहाँ पे एक एक नए या फिर जिनको आपने ट्राई किया है उनको और ज्यादा एक्सपीरियंस दे जी। दें, ताकि वो तब तक फिट हो जाएं और मैच विनर साबित हो भारत के लिए। तो आगे की तरफ देखना पड़ेगा क्या? इसीलिए सिलेक्शन कमेटी ने वैभव सूर्यवंशी को इस जून का वाइस कैप्टन बना दिया। बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है सभा भाई। हर्षा भोगले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये कोई 80 किलो से अगर बेंच प्रेस मार रहा है, उसमें आप 100 किलो का प्लेट और जोड़ दें, कुछ वैसी ही हाल है कि मतलब दबा ही रहे इंसान।
उनको खुला छोड़ने की जगह दबाने जैसा कदम देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं इसको? मुझे भी बहुत ज़्यादा मैं भी सरप्राइज़ हो गया राजीव इस डिसीजन को देखकर। हुँ, पिछले साल वो कुछ देर के लिए कप्तान बनाए गए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बिहार के लिए, या वाइस हुँ, कप्तान कुछ बनाया गया था, फिर वहाँ से उनको उनको हटना पड़ा। और अभी जो रेड बॉल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है। इसीलिए मैं तो हुँ, ये चाह रहा था कि ये वाला सीजन उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है रेड बॉल क्रिकेट में। और अगर रेड बॉल क्रिकेट में भी उसी तरह से रन बनाते हैं जिस तरह से उन्होंने व्हाइट बॉल में बनाया है, तो फिर आने वाले वक्त में आप उनके बारे में सोच सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन और इवन एज अ कैप्टन। और मुझे हुँ, लगता है कि इस समय इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की आवश्यकता थी नहीं। ये जोन सिलेक्शन कमेटी की सोच कुछ अलग है। उनको लग रहा है कि ईशान किशन कप्तानी करेंगे तो वाइस कप्तान सूर्यवंशी को उन्होंने बना दिया है, पर मैं इसके हक में नहीं हूँ। कई ऐसे जी। और भी ऐसे प्लेयर्स थे और हैं इस टीम में जो काफी हुँ, सालों से खेलते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है। उनके अंदर भी लीडरशिप स्किल्स थे। तो मुझे लगता है कि इस समय वो उस तरह के किसी प्लेयर को आप बना सकते थे, चाहे वो बंगाल का हो या फिर उड़ीसा का हो या फिर असम का हो। पर यहाँ पर कुछ सोच मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर गई है, जिस तरह से जोन सिलेक्शन कमेटी ने वैभव सूर्यवंशी को वाइस कप्तान बनाया है। चलिए सभा भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज 3 अहम मुद्दों पर जो भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हुई थी, सभा भाई भाई जो बहुत इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं क्रिकेट जगत में, उनकी राय आपने सुनी, खासतौर से अजिंक्य रहाणे के बारे में, जिस तरह से हमारी टीम चुनी गई है, जिस तरह से रिटायर्ड खिलाड़ियों के लिए उन्होंने सजेशन दिया, मुझे लग रहा है सजेशन भी अगर बीसीसीआई तक पहुँचता है और उस पे कोई कदम उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वैभव सूर्यवंशी को बचा के रखने की जगह उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना डाला जाए, इस बात की तरफ भी उन्होंने संकेत किया, क्योंकि देखिए हर कोई जान रहा है कि बहुत बड़े खिलाड़ी अगले 10 साल या 15 साल वो भारत के लिए खेल सकते हैं, बशर्ते इस तरह के कोई कदम ना उठाए जाए जिससे उन पर प्रेशर पड़े और उनका ध्यान बल्लेबाजी के अलावा कहीं और भी जाना शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ थैंक यू जुड़ने के राजीव। लिए।